रिकॉर्ड कर सरल मान की तुलना में जल आग ज्यादा फायदेकारी था। थर्ड स्टेटमेंट, the chief industry of Mauryan period was cotton weaving industry. The chief industry of Mauryan period was cotton weaving industry. मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र निर्माण उद्योग था। मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र निर्माण उद्योग था। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3। आप अपना आंसर बना सकते हैं। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3। हो गया? आपने तो लिखा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं तो भूल गया, आपको बता दो। अच्छा, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित। A B even B C। हाँ जी, A फिर से बोलो। A even B C D। अलग ही आंसर क्या? हाँ जी, only 2। आपका only 2। अच्छा ठीक है, इसका आंसर अभी मिल जाएगा हमें। इसका आंसर क्या है थोड़ी देर में हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, Cordelius said that Aryan Sudras could not be made slaves. Aryan Sudras could not be made slaves. कॉर्डेलियस का कहना है कि आर्य शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता। Second statement, Cordelia allowed Sudras to get involved into agriculture, animal husbandry and trade and commerce. Agriculture, animal husbandry and trade and commerce. कौटिल्य ने शूद्रों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वो कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य और व्यापार कर सकते हैं। Third statement. Third, according to
Indian society was divided into 7 castes. मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सब टेबल का चयन करें। A1 and 2 लास्ट वाला ऑप्शन में लिख देना। A लास्ट वाला नहीं, वही तो लास्ट वाला बोल रहा हूँ। लास्ट में हमने लिखा था, उसी का आंसर बनाना, ऑप्शन बनाना उसी का। A B C B और आंसर भी अलग आता किसी का, अलग नहीं है आंसर अलग है। कौन सा? तीनों गलत? अच्छा ठीक है, अभी आंसर मिल जाएगा। आज हमें यही टॉपिक डिस्कस करना है, इन्हीं टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया था, मौर्यकालीन प्रशासन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें से एक पार्ट हमारा बचा रह गया है, वो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। मॉडर्न काल में जो साम्राज्य था वो ध्यान रखना है हमें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य 4 प्रांत में विभाजित था। अशोक के समय में 5वां प्रांत ऐड हुआ है, जिसका नाम है कलिंग। तो टोटल मॉडर्न डायनेस्टी में हमारे पास 5 प्रोविंस है। 5 प्रोविंस है हमारे पास। उत्तरापथ, उत्तरापथ की कैपिटल तक्षशिला। उत्तरापथ, उत्तरापथ की कैपिटल तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की कैपिटल सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ठीक है। दक्षिणापथ। नेक्स्ट वन है पाटलिपुत्र। सॉरी, जो प्रोविंस आएगा उसमें आएगा प्रासी। प्रासी, PRASI, प्रासी। पाटलिपुत्र। कलिंग, कलिंग। तोसली, तोसली और अवंती, उज्जैन। अवंती, उज्जैन, ये 5 प्रांत में डिवाइड था हमारा मौर्यन डायनेस्टी, हमारी मौर्यन डायनेस्टी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मौर्यन डायनेस्टी में 3 सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण में, केंद्रीयकरण क्या है आपको पता ही है। सेंटर जो होता है वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। तो प्रोविंस जो होगी, जो प्रांत होंगे, उन प्रांतों का जो हेड होगा, प्रांतों का जो हेड होगा उसे हम कहेंगे कुमार या आर्यपुत्र। कुमार या आर्यपुत्र, हेड ऑफ द प्रोविंस। हेड ऑफ द प्रोविंस कुमार या आर्यपुत्र। और इस पोस्ट पर हमेशा रॉयल फैमिलीज के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। रॉयल फैमिलीज के लोगों को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। राजकीय व्यक्तियों को जो राजघरानों से संबंधित होते हैं, राजकुमार खासकर, उन्हें ही इस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। प्रोविंस का हेड कुमार या आर्यपुत्र।
ग्राम के नीचे की, प्रोविंस के नीचे की जो यूनिट थी उसे कहते थे विषय। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विषय। विषय का जो हेड होता था उसे कहते थे विषयपति। ब्रांच के नीचे विषय का जो हेड होता था उसे कहते थे विषयपति। विषय के नीचे की जो यूनिट होती थी उसे कहते थे गोप, GOP, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। 10 गांव का समूह जो होता था वो गोप कहलाता था। गोप, 10 गांव का समूह गोप कहलाता था, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। इसका जो हेड होता था उसे गोप्ता या गोपना कहलाता था। गोप्ता। और सबसे नीचे की जो यूनिट होती थी वो विलेज होती थी, गांव। सबसे नीचे की जो यूनिट होती थी वो गांव का जो हेड होते थे वो है ना, वो तो पता नहीं आपको। गांव का प्रधान जो भी होता था, ग्रामीण तो नहीं होगा, प्रधान होगा, हेड होगा, हेड ऑफ द विलेज, कुछ भी नाम से दे सकते हो, ग्रामीण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये एक ऑर्डर था, है ना। प्रोविंस के नीचे विषय, विषय के नीचे गोप, गोप के नीचे विलेज। एक और चीज बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ये तो आप देखो कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य का कंट्रोल या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रांतीय प्रशासन में 3 अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता था। 3 ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड in provincial administration for better administration। 3 अधिकारियों की नियुक्ति प्रांतीय प्रशासन में होती थी। 3 अधिकारी होते थे जिनको प्रांतीय प्रशासन में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया जाता था। वो एक ऑर्डर में है, ध्यान रखना। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा, वैसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो एक ऑर्डर में है। युक्त, रज्जु, प्रादेशिक है। मार्कर लिख लोगे? किधर है भाई? युक्त, युक्त, रज्जु, RAJJ, युक्त सबसे बड़ा युक्त, फिर रज्जु, फिर प्रादेशिक। 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंशियल सिस्टम। प्रांतीय प्रशासन में केंद्र का नियंत्रण, ये केंद्रीय अधिकारी होते थे। ये केंद्रीय अधिकारी होते थे जिन्हें प्रांत में अपॉइंट किया जाता था। ये तीनों अधिकारी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की सूचना बिना प्रोविंस के हेड को दिए हुए डायरेक्ट राजा को दे सकते थे, है ना। मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे प्रोविंस से, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेंटर को देते थे। युक्त, रज्जु, प्रादेशिक। इनका ये फ्री होते थे, ये फ्री होते थे, ये कहीं भी घूमते रहते, किसी जगह पर भी जा सकते थे। ये ब्यूरोक्रेसी आप कह सकते हो उस समय के लिए। कुमार मान जो कभी कभी हम प्रांत का जो हेड होता था उसे कुमार माते कह लेते थे। कुमार माते जो होता था, प्रोविंस का जो हेड होगा, प्रोविंस का जो हेड होगा वो कुमार माते होगा, जो कोई राजकुमार, वो एक राजकुमार होगा जो प्रोविंस का हेड बनाया जाएगा।
इसके अलावा मौर्य काल में कुछ इंपोर्टेंट शहर होते थे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मेगास्थनीज का कहना है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन की इंफॉर्मेशन मेगास्थनीज ने दी है। नगर प्रशासन में मेगास्थनीज का कहना है कि 30 लोगों का एक ग्रुप होता था, 30 लोगों का एक समूह होता था, जो 5-5 के 6 समितियों में डिवाइडेड होते थे। वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, उसी की तरह है। वो मैंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, ये है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में 30 लोगों का एक समूह होता था, जिसमें 5-5 लोगों की 6 समितियां होती थी, 6 कमिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती थी? पहली, इंडस्ट्री, उद्योग, एक समिति उद्योगों की देखभाल करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। बहुत सारे विदेशी रहते थे मौर्य काल में। टेक केयर ऑफ फॉरेनर्स रेसाइडिंग इन द सिटी, विदेशी जो शहर में, नगर में रहते थे, उनकी देखरेख। थर्ड, रिकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु का हिसाब, जन्म और मृत्यु। फोर्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। फिफ्थ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित वस्तुएं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कौन कौन सा सामान कहां बन रहा है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित वस्तुएं। इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग हो गई, इंडस्ट्री अलग हो गई और उसमें जो सामान बन रहा है वो अलग हो गया, है ना। और सामान सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, कोई भी सामान जो उस जगह पर बनाया जा रहा है, उन सबका हिसाब रखना, कितना सामान यहाँ पर बन रहा है। फाइनल गुड्स, आप यहाँ पर इसे समझ सकते हो, जो भी फाइनल गुड्स है उनका। और हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट वन, लास्ट हमारा है टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड। टैक्स कलेक्शन मतलब शहर के अंदर जो भी सामान सेल होगा, उसका 1/10 पार्ट राज्य कलेक्ट करेगा। 1/10 पार्ट शहर के अंदर जो भी हमने सोल्ड किया है, बेचा है, उन पर राज्य टैक्स कलेक्ट करेगा 1/10। ये 6 कमिटीज होती थी जो अलग अलग काम करती थी अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। ये हमारा फाइनली हमने एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म किया, प्रशासन। प्रशासन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। हाँ, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग वो भी। मॉडर्न इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, वही 4 हमारा है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दीज 4 आर कलेक्टिवली कॉल्ड वार्ता। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी और इन्हें संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया है। मॉडर्न इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा वाणिज्य और व्यापार पर आधारित थी। These four are collectively called वार्ता, VARTA। इन चारों को संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया है।
कि भारत में बहुत बारिश होती थी, है ना, और बारिश की वजह से साल में 2 फसल होती थी। इसको भी हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, India received rainfall twice in a year. India received rainfall twice in a year. मेगास्थनीज के अनुसार भारत में वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी। And 2 types of crops were grown here. भारत में मतलब यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती थी तथा 2 तरह की फसल उपजाई जाती थी। ऐसे मैंने हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमें मेगास्थनीज की बातों पर ज्यादा भरोसा होता है। सर ये सही भी है, कॉन्सेप्ट भी देखा जाए। हाँ, तो मेगास्थनीज की बातों पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी अभी थोड़ी देर के बाद हम मेगास्थनीज को गलत प्रूफ करेंगे, थोड़ी देर के बाद, है ना। तो मेगास्थनीज का कहना है, कोई बात नहीं है, हमको जैसी हमारी कोई बात नहीं बच्चा है, हम बच्चे की जितनी बुद्धि होती है उसके हिसाब से, है ना। आप सब जरूरी नहीं है कि हमारे पास नॉलेज, है ना, इनको जो समझ में आए उसके हिसाब से इन्होंने कहा। तो मेगास्थनीज का कहना है कि साल में 2 बार बारिश होती है और 2 बार फसल होती है। लेकिन मेगास्थनीज साथ साथ ये कहते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। सर लेकिन वो एक आदमी तो पढ़ाते हैं, इसलिए तो कहा मेगास्थनीज गलत हो गया, इसलिए तो कह रहा है कि मेगास्थनीज का कहना है कि भारत में अकाल नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज देयर इज नो ड्रॉट इन इंडिया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, है ना। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेगास्थनीज ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये यूपीएससी को बड़ा लगाव है इससे, है ना। मेगास्थनीज से वो जितना प्यार करती है यूपीएससी उतना किसी से नहीं किया है। तो मेगास्थनीज ने जो बातें कही है उनको ध्यान से हमें समझना है। अलग ही टॉपिक है हमारा मेगास्थनीज, है ना। तो मेगास्थनीज का कहना है कि भारत में अकाल नहीं करते थे, जबकि हमें डिफरेंट सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भारत में अकाल करते थे, है ना। उसी तरह से मेगास्थनीज का ये कहना है कि भारत में स्लेवरी सिस्टम नहीं था, भारत में दास व्यवस्था नहीं थी, जबकि हमें डिफरेंट सोर्स से ये बात पता चलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि भारत में ये भी था, है ना। इन दोनों जगहों पर मेगास्थनीज रॉन्ग हो जाता है। एक तो ड्रॉट अकाल और दूसरा स्लेव्स दास। तो हम मॉडर्न इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न इकोनॉमी के लिए एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, वार्ता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में कि मौर्य काल में एक बड़ी सेना है हमारे पास, है ना, एक बड़ी सेना है। और दूसरी चीज बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बड़ी सेना, बड़ी नौकरशाही। और इन बड़ी बड़ी सेना और बड़ी नौकरशाहियों को पे करने के लिए हमारे पास पैसे चाहिए। जो पैसा है वो राज्य इशू नहीं करता है ना, राज्य पैसा इशू नहीं करता है। जैसे आज हमारी सरकार पैसा इशू करती है, उस समय राज्य पैसा इशू नहीं करती। तो राज्य की इनकम का जो सोर्स है वो है, सबसे बड़ा सोर्स है लैंड रेवेन्यू, लगान। राज्य की आय का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है लगान। और डिफरेंट टैक्सेस जो वो अलग अलग जगह से कलेक्ट करती है। तो रेंट एंड टैक्सेस, लगान और कर, राज्य की आय का सोर्स, लगान और कर। अब इतने अधिकारियों को मेंटेन करने के लिए, इतने ऑफिसर्स को मेंटेन करने के लिए और इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए राज्य की इनकम भी बड़ी होनी चाहिए। अब इनकम का सोर्स लगान और टैक्स है, तो
करेगी, लगान बढ़ा देगी, है ना। राज्य क्या करेगी, लगान बढ़ा देगी। लेकिन अगर राज्य लगान बढ़ाएगी तो पीछे से कौटिल्य का डंडा है ना, पीछे से कौटिल्य का डंडा है। और कौटिल्य ये कहता है कि अगर राजा ज्यादा रेंट कलेक्ट करेगा तो जनता रिवोल्ट कर सकती है ना। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है मॉडर्न पीरियड और अर्थशास्त्र के बीच में कि राज्य के पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में रेंट चाहिए, सरकार की इनकम बड़ी होनी चाहिए। और इनकम का एकमात्र सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है वो रेंट, थोड़ा बहुत टैक्स। तो राज्य के पास ऑप्शन क्या है, रेंट बढ़ा दे, है ना। लेकिन कौटिल्य का कहना है कि नहीं, राज्य को रेंट ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का ये भी मानना है कि राज्य का जो नेचर है वो एक वेलफेयर स्टेट का नेचर है, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, है ना। मतलब अगर आप ज्यादा रेंट कलेक्ट करते हो तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, और आपको ज्यादा रेंट कलेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज योर नेचर इज वेलफेयर, लोक कल्याणकारी आपका प्रकृति है, आपका स्वभाव। तो क्या करेगा भाई काम, राज्य क्या करेगा, तो राज्य डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राज्य प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है। ठीक है, मतलब अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। राज्य ज्यादा लगान नहीं दे सकता है और ना ही ज्यादा टैक्स ले सकता है, क्योंकि राज्य का नेचर क्या है, वेलफेयर नेचर, लोक कल्याणकारी। राज्य ज्यादा टैक्स और लगान कलेक्ट नहीं कर सकता है, नेचर वेलफेयर नेचर है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो एग्रीकल्चर, सॉरी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो राज्य अपनी खेती भी करवा रहा है, राज्य की अपनी गाय भी है, राज्य के अपने उद्योग भी हैं, एंड राज्य अपना व्यापार भी करता है ना। तो राज्य ने क्या किया, डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ताकि उसकी इनकम बढ़ सके, उसकी आय बढ़ सके। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स कलेक्शन, वेलफेयर में यूज होता है, लेकिन आप एक लिमिटेड कलेक्ट करोगे ना, आप ऐसा नहीं करोगे ना चल भाई आप 10% देते थे अब आप 80% दोगे, है ना। आप वेलफेयर में यूज करोगे, लेकिन अभी वेलफेयर का मतलब ये नहीं है ना कि हम मिडिल क्लास से रेंट कलेक्ट करें, मिडिल क्लास से टैक्स कलेक्ट करें और उस टैक्स को हम दे दें, मैं थोड़ा सा रेडिकल वर्ड यूज कर लेता हूं कई बार, हम उस टैक्स को उन बच्चों पर पे कर दें जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से कुछ बच्चे एक दिन झंडा उठाते हैं और कहते हैं भारत के टुकड़े हो गए। ठीक है, तो हम किसी का कलेक्ट करके और इस तरह की एक्टिविटीज से खर्च नहीं कर सकते। सेना को देना भी वेलफेयर नहीं है ना, सेना को भी आप दे सकते हो लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप लोगों से 50% की तरफ 80% कलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो राज्य अपना काम करेगा ना। देखो राज्य ने सॉल्यूशन निकाला, क्या सॉल्यूशन निकाला, राज्य की अपनी जमीन को, पहला एग्रीकल्चर। यहां पर जमीन जो है हमारी वो 3 तरह की जमीन है। देखो 3 तरह की लैंड है। राज्य में एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा जो जमीन होती है वो राज्य की ही प्रॉपर्टी होती है। अभी भी जमीन राज्य की संपत्ति है। अगर कभी भी राज्य का मन होगा आपको आपके घर से हटा दिया जाएगा, ये तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो भारत में हमेशा से जमीन राज्य की होती है, लेकिन उस पर आपका इंडिविजुअल राइट भी होता है, आप उसे सेल और परचेज कर सकते हैं तब तक जब तक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं। अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है तो आपको रिप्लेस किया जा सकता है। हमेशा से भारत में यही कहानी रही है। मॉडर्न पीरियड में भी जमीन राज्य की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन 3 तरह की जमीन होती है मौर्य काल में। पहली वो जमीन जो राज्य की होती है और राज्य अपने एम्प्लॉय को रखकर वहां पर एग्रीकल्चर करवाता है। एम्प्लॉय कौन हो जाएंगे, उसके प्रिजनर्स हो जाएंगे, उसके स्लेव्स हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा। राज्य के अपने
ऑफ लैंड जहां पर कल्टीवेशन राज्य करवाता है, तो राज्य किससे करवाएगा? अपने वर्कर्स से करवाएगा। ये जो लैंड होगी वो होगी सीता, इस पर जो भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो राज्य का होगा। और एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए, जो ऑफिसर होगा सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष वो ऑफिसर होगा जो राजकीय जमीन पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कर रहा है। रॉयल लैंड सीता, उसका ऑफिसर सीताध्यक्ष। राज्य के वर्कर्स होंगे जो वहां पर खेती करेंगे। ध्यान रखना, जो वर्कर्स होंगे उन्हें भी राज्य पेमेंट करेगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड, प्रथम प्रकार की जमीन। दूसरी इंडिविजुअल लैंड है, व्यक्तिगत जमीन। व्यक्तिगत जमीन जैसे किसानों के पास जो जमीन होती है, इंडिविजुअल लैंड, इस लैंड पर किसान खेती करते हैं और 1/3 to 1/6 इन बिटवीन 1/3 to 1/6 राज्य को पे करते हैं रेंट के रूप में। ध्यान रखना है 1/3 से लेकर 1/6 राज्य को पे करते हैं। लगा रेंट। अब तीसरी जमीन एक खास तरह की जमीन होती है। मान लो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लैंड तो नहीं है, जमीन तो नहीं है, लेकिन उनके पास बैल है, ट्रैक्टर तो नहीं था। थर्ड टाइप ऑफ लैंड, कुछ ऐसे लोग हैं, पीपल हैं जिनके पास दे हैव ऑक्शंस बट नॉट लैंड, तो उन्हें राज्य जमीन प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोलेंगे इसको? इंडिविजुअल्स हु हैव नो लैंड, वैसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है बट दे हैड ऑक्शंस, उनके पास बैल है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन उनके पास बैल है। इसका क्या नाम होगा? कुछ नाम नहीं, खासकर कोई नाम नहीं रखा गया है इसका। बस थर्ड टाइप ऑफ लैंड कहेंगे किसी प्रकार की भूमि। सेकेंड वालों का इंडिविजुअल लैंड है, उसका कोई नाम नहीं। फिर सिर्फ फर्स्ट है हमारा सीधा जो लैंड है, सिर्फ उसका नाम। तो जमीन का हमने 3 पार्ट में डिवीजन किया। एक राज्य की जमीन, दूसरी इंडिविजुअल लैंड और तीसरी भी राज्य की जमीन होती है, स्टेट की लैंड होती है, लेकिन उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है जिनके पास ऑक्शन है, जिसके पास बैल। और सब पर टैक्स की जो रेट होंगे वो अलग अलग होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ लैंड में अलग होगा ना, किसानों के पास जो है उसमें अलग होगा। जिनको राज्य प्रोवाइड कर रहा है उनके राज्य ज्यादा लेगा। यहाँ पर क्या होगा? राज्य का हिस्सा हाफ होगा, है ना। जिनके पास अपने बैल है और जमीन नहीं है, राज्य जमीन प्रोवाइड कर रहा है, इनके पास इस लैंड के ऊपर राज्य का हिस्सा क्या होगा? हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इसके अलावा राज्य इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इरिगेशन में क्या करेंगे? वहां पर मॉडर्न पीरियड में हमें एक अलग तरह के वेल, कुओं के एविडेंस मिले, रिंग वेल हम उसे कहते हैं, जिसमें कभी-कभी मन हो तो हम नीचे उतर जाते हैं सीढ़ियों से, है ना। उसे कहते हैं रिंग वेल, सीढ़ीदार कुएं। तो मॉडर्न काल में इरिगेशन के लिए सीढ़ीदार कुएं बनवाए गए। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए रिंग वेल, सीढ़ीदार कुएं। जो इरिगेशन फैसिलिटी राज्य प्रोवाइड करवाता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं सेतु बंध। दिस अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन वाज कॉल्ड सेतु बंध। सिंचाई की इस व्यवस्था को सेतु बंध कहा गया है, सेतु बंध। SETUBANDH। तो राज्य इरिगेशन फैसिलिटी, भारत में पता है इरिगेशन बहुत जरूरी है। और आपने देखा है कि राज्य ने कुएं तो बनवाए हैं और राज्य ने कैनाल भी बनवाया, झील भी तो बनवाया, सुदर्शन है ना। तो राज्य की तरफ से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और उस पर
ये याद नहीं रखना है, बस हमें रखना है कि वो है, डेरिवेशन टैक्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा था पहला पार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसमें हमने देखा राज्य खेती करवा रहा है और इंडिविजुअल किस तरह से अलग अलग खेती करवा रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटी के साथ। सेकेंड हमारा है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन में हमें ज्यादा नहीं कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस हम ध्यान रखना है कि है राज्य के पास अपने भी जानवर हैं, कैटल हैं। तीसरी चीज है हमारे पास इंडस्ट्री, उद्योग। क्या पशुपालन में कोई खास अभी इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है यहाँ पर हमारे लिए। तो थर्ड पार्ट हमारा है इंडस्ट्री। तो देखो इंडस्ट्री दो तरह की इंडस्ट्री है ना, दो तरह की इंडस्ट्री है, राज्य की अपनी इंडस्ट्री है और इंडिविजुअल की अपनी इंडस्ट्री है ना, राज्य के उद्योग और व्यक्तिगत उद्योग। राज्य के उद्योग, स्टेट की इंडस्ट्री और इंडिविजुअल की इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री से जो सामान बनता है राज्य का अपना यूज के लिए और राज्य व्यापार नहीं करेगा, आगे हम देखेंगे राज्य ट्रेड में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है उसमें राज्य की इंडस्ट्री में काम कौन करता है ना, राज्य की जो इंडस्ट्री है उसमें काम कौन करता है, तो यहाँ समझना है जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, व्यक्तिगत जो उद्योग है, उस व्यक्तिगत उद्योग में राज्य अगर टैक्स कलेक्ट करेगा तो इंडस्ट्री वाले भी टैक्स पे करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री राज्य को टैक्स पे ना करके उसकी जगह पर राज्य ने एक अलग सिस्टम कर रखा है। जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो 2 to 3 days in a month फ्री राज्य की इंडस्ट्री में वर्क करेंगे टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में, कर के रूप में। वो महीने के 2 से 3 दिन 2 to 3 days in a month they will work for state, वो राज्य के लिए कार्य करेंगे। इन अ मंथ, एक महीने में 2 से 3 दिन राज्य के उद्योग में काम करेंगे। अब इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री थी, तो सबसे इंपोर्टेंट इंडस्ट्री जो हमारी थी उसको कहते हैं कॉटन वीविंग इंडस्ट्री। कॉटन वीविंग इंडस्ट्रीज मतलब सूती का जो कपड़े बनते हैं, और उसी के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री हमारी सिल्क इंडस्ट्री। कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, दोनों टेक्सटाइल में हम रख लेते हैं, कपड़ा उद्योग। लिखना है हमें, कुछ वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। काशी, काशी लिख लोगे, बंग, BANG, बंग, बंगाल के लिए बंग। कलिंग, मालवा, ये सब कॉटन इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स थे। काशी, बंग, कलिंग और मालवा। काशी, बंग, कलिंग और मालवा। सूती वस्त्र, काशी में सिल्क का भी काम होता था, काशी में सिल्क इंडस्ट्री भी थी। एंड बंगाल में एक अलग तरह का कपड़े, कुछ अलग तरह के कपड़े बनते थे जिसे कहते थे मलमल। मलमल ऑफ बंगाल वॉज पॉपुलर, बंगाल का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। मलमल सूती कपड़े का एक अलग डिफाइंड वर्ड होता है, कॉटन के ही होते हैं लेकिन अलग तरह के होते हैं कपड़े, मलमल।
तो सूती वस्त्र उद्योग हमारा एक महत्वपूर्ण उद्योग था मौर्य काल में, और सूती के साथ साथ सिल्क और मलमल। इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री थी हमारी, जो सेकेंड इंडस्ट्री थी, वो थी मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री। मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री, मेटल धातु, धातु धातु उद्योग। अब धातु में क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, कई तरह के धातु हमारे पास हैं। अब ब्रॉन्ज भी आएगा, ध्यान रखना है। कांसा, तीसरी जो इंडस्ट्री थी वो इस समय में स्पेशल डेवलप हुई, उसे कहते हैं स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री। मतलब कि पत्थर की कटाई का उद्योग, पत्थर कटाई का उद्योग, स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री। जैसे अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए है ना, तो उसको हम कहते हैं स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री, पत्थर कटाई का उद्योग। ये कुछ इंडस्ट्री थी जो बहुत इंपोर्टेंट थी। एक स्टेटमेंट है यहां पर लिखना है, नियार्कस, NEARCHUS, नियार्कस, who came with Alexander, who came along with Alexander, नियार्कस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, नियार्कस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, came along with Alexander, had mentioned that Indians were WORE, white color shoes which looked very beautiful. नियार्कस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, का कहना है कि भारतीय सफेद कलर के जूते पहनते थे जो बहुत सुंदर होते थे। भारतीय सफेद कलर के जूते पहनते थे जो बहुत सुंदर होते थे। आज भी स्कूल ड्रेस पहन लेते थे ना लोग। तो मतलब यहां पर है कि तो पहनते थे, अभी दे वर वाइट शूज, WORE, अच्छा वो ठीक है ना, वो व्हाइट कलर के शूज पहनते थे। तो इसका मतलब शूज भी हमारे यहाँ बनते होंगे उस समय, है ना। हम लोग खाली पैर नहीं चलते, कपड़ा हो या कपड़े हो ना हो शरीर पे, है ना, शूज जरूर होने चाहिए हमारे पैरों में। इसके अलावा मॉडर्न पीरियड में एक खास कलर के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड। मतलब जहां जहां भी ये बर्तन पाए गए हैं वो सारे साइट्स मॉडर्न से रिलेटेड है। बर्तन लिख सकते हो आप, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड या बर्तन। देखो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इंडस्ट्री में सामान बनाएं, है ना। इंडस्ट्री में सामान बनाने के क्या करेंगे? सेल करें, अपने देश में भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। बाहर ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि हमारी इनकम होती है उससे बहुत ज्यादा। अभी हमने यूरोपियन देशों के साथ व्यापार स्थापित किया है, हम अपना सामान उधर भेजेंगे। तो हम क्या है, हमारे पास हमारा रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है हमारे पास? तो सूती के कपड़े, रेशम के कपड़े और मलमल, इनकी बाहर के देशों में बहुत डिमांड है ना, तो हम इनको भेज देते। इसके अलावा ये जो धातु उद्योग से रिलेटेड चीजें थी, धातु है ना, हम क्या करते थे, गोल्ड लाते थे बुलियन के रूप में और उसे कन्वर्ट करके सेल कर देते है ना। तो कच्चा माल के रूप में लाया, कन्वर्ट किया। हमेशा भारत में ये काम हमेशा होता है।
हम अफ्रीका से डायमंड मंगाते हैं, उस पर थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश डालते हैं, 100 रुपए में लाते हैं, 1 लाख में बेच देते है ना। तो ये जो अभी तो ये हीरे के व्यापारी बड़े रिच हो गए, बड़े धनी हो गए, है ना। तुझे पढ़ाई लिखाई चलो सुधर चलो, उसकी इंडस्ट्री रही है बहुत सारी। तो इसके अलावा हमारे पास स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री हमेशा चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज स्केल में हमने बड़े लेवल पे स्टोन कार्विंग काम किया है, और छोटे से लेवल पे हम करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को कहीं से लाए, चमकाया, दे दिया, उतर लेता किसी को, है ना। कितना 2000 यूरो, है ना। बेवकूफ बनाने में हमारे एक्सपर्ट है। तो हमने ये सारी चीजें, पत्थरों का तो बहुत है ना, हम लोग को बहुत शौक है ना। देखो हम सब ने हाथ में इधर उधर गले, 2-3 चीजों का हमें बहुत शौक है ना। हम भारतीयों को, या भारतीयों को खासकर ज्यादा है कुछ चीजों का, जो गोल्ड है ना। गोल्ड के तो भारतीय दीवाने है, लगे हुए, खत्म ही नहीं हो रहा है। भारत में बहुत बड़ा इंपोर्टर गोल्ड का, पता नहीं आप, है ना। 2 ही चीज हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया से ज्यादा मात्रा में, एक क्रूड ऑयल और एक गोल्ड, है ना। इसी को इंपोर्ट कर करके हमारा सारा रुपया, डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है ना। जिससे डॉलर की भारत में कमी हो जाती है, तभी रुपया यहाँ तक पहुंचा हुआ, रुपया यहाँ डॉलर यहाँ, पड़ा होगा इकोनॉमिक्स। तो और आजकल हम खाने ज्यादा लगे हैं, खाना खाने के लिए हमें पेटू हो गए हम सब, है ना। तो खाना खाने के लिए हमें तेल चाहिए, गाड़ी में चल लगाने के लिए तेल, और खाने के लिए तेल, है ना। हाँ, सर पे लगाने के लिए तेल। तो हम उस तेल को सर पे लगाने के तेल हमारे पास है, वो है सरसों तेल हमारे पास है। हम खाने वाला तेल मंगा रहे बहुत ज्यादा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा से, है ना, पाम ऑयल, है ना। तो आजकल हम खाने ज्यादा लगे हैं ना, वो तरह तरह के पिज्जा, बर्गर, है ना, ऐसी चीजें खाने लगे हैं। हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है ना। अब सबसे बड़ी, इतना बड़ा पिज्जा खाने के लिए, इतना तो बड़े पेटू हो गए, हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। वेस्टर्नाइजेशन पता है ना, उन लोगों को जो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं, उनको रोटी बनाने की फुर्सत नहीं है ना, उनको रोटी बनाने की फुर्सत नहीं है, तो वो अपना बर्गर पिज्जा खाते हैं। हमें रोटी बनाने की फुर्सत है, लेकिन फिर भी खाते हैं, हम फिर भी स्टाइल से खाते हैं, है ना, स्टाइल से खाते हैं। मेरे घर के पास आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुटिया है, गुप्ता जी की कुटिया मेरठ कॉलेज के पास, है ना, बड़ी फेमस है। तो मैं सुबह सुबह इधर से 8 बजे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो क्या खुल तो ऊपर तो सुबह में 6 बजे ही हो जाता है, और लोग उस 6 बजे वहां बैठ के मैगी, है ना, और चाय, पकौड़े, सुबह सुबह लोग पकौड़े खाना स्टार्ट। अब तो ये क्या है, हाँ, वो पूरे सीजन कोरोना में भी खाया उन्होंने, कोरोना में भी खाया। तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, रंग बिरंगी गाड़ियों में आते हैं, लाइन से गाड़ियां खड़ी रहती है और लोग पकौड़ी खाते हैं। तो किसी ने कहा हम गाड़ियों पे बैठ के जिम में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जिम में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं वहां पे पकौड़ी खाने। तो खाने में हमारा थोड़ा सा आजकल ज्यादा खर्च हो रहा है कि नहीं। कहीं भी मोमोज की दुकान खुल जाए, ठेला, है ना। और मोमोज की तो छोड़ो, वो जो एक पानी वाला खाना होता है, वो एक ठेले पे, हमारे दिल्ली में एक ठेले वाला ठेला पूरी मेहनत से गर्मी के दिनों में धकेलता हुआ हाथ ऐसे पकड़ के लिए जाना है ना। 2-3 खासकर लड़कियां, ज्यादा बुरा नहीं मानना इन बातों में, लड़कियां ज्यादा खाती है। वो आई, भैया रुकना रुकना, ठेले वाला रुका, उस पसीने से लटपट हाथ है ना, पसीने से लटपट हाथ को उसने पानी में मिलाया,
कितने परसेंट गोलगप्पे वाले ग्लव्स पहनते हैं? कोई 100%। और कई बार तो उनका मन होता होगा, कई बार तो आज गुटखा खा के मुंह में बहुत सारा मावा आया हुआ है, किधर फेंकूं? वैसे ये मजाक वो उनका बिजनेस है और वो बिजनेस के साथ ऐसे घटिया मजाक नहीं करते होंगे, हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन हाथ तो पसीने में लथपथ होते ही। अगर ग्लव्स ना हो, कई बार ग्लव्स भी होते हैं फट जाते तो वो ग्लव्स का भी अपना अलग रिजल्ट है। तो इसलिए और इसी वजह से डॉक्टर्स के पास है ना नंबर लगाने के लिए लाइन लगी होती है ना। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये फास्ट फूड, क्या मिलाता है और क्या खिलाता है। तेल कितने महीनों से यूज किया जा रहा है ना। तो चलो बात कहीं से कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट किया है, मेरी बातों को दिल से नहीं लगाना है। आपको अभी जाके गोलगप्पे पे टूट जाना है, ठीक है। तो वैसे मौर्य काल में गोलगप्पे की दुकानें नहीं होती, ठीक है, मेरा से कहा है। तो जो भी है हम मौर्य काल की इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे थे कि मौर्य काल में हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री थी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। मौर्य काल में दो इंपोर्टेंट रोड्स होती थी हमारे पास, सड़क, दो महत्वपूर्ण सड़क होती थी। एक का नाम है उत्तरापथ और दूसरे का नाम है दक्षिणापथ। उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो थी वो बंगाल से तक्षशिला, उत्तरापथ बंगाल से तक्षशिला, और दक्षिणापथ बंगाल से स्वर्णगिरी उत्तरापथ बंगाल से तक्षशिला और दक्षिणापथ बंगाल से स्वर्णगिरी। इसमें से जो उत्तरापथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मेगास्थनीज से भी मिलती है। मेगास्थनीज का कहना है कि एक इंपोर्टेंट रोड होती थी जिसकी उसका नाम उसने उत्तरापथ नहीं लिया, ध्यान रखना। ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो है ना, ऐसे नहीं कि मेगास्थनीज ने उसका नाम उत्तरापथ कहा, मेगास्थनीज ने नहीं कहा, हमने भारतीय सोर्स में उसका नाम उत्तरापथ दिया। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि एक इंपोर्टेंट रोड होती थी, सड़क होती थी जिसकी लंबाई 1300 माइल्स, 1300 मील। 1300 miles according to Megasthenes, the length was 1300 miles. उत्तरा उसने नाम कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ बताया कि एक सड़क बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रोड होती थी जिसकी लेंथ 1300 माइल्स। हाँ, नापने का सिस्टम डेवलप हो गया था। उत्तरा हम लोगों ने देखा नहीं उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने डेवलप कर लिया। तो इसके अलावा मेगास्थनीज एक और ऑफिसर की बात करता है जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया था, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई हमने पहले ही डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ऑफिसर रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ अधिकारी, एग्रोनोमोई, सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ अधिकारी, एग्रोनोमोई। इसके अलावा वो एक लाइन बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें कॉर्डिले कहता है कि रोडवेज के कंपैरिजन में
waterways ज्यादा important. According to Kautilya, waterways is more beneficial and safe. बेनिफिशियल, लाभदायक और सुरक्षित होता है। कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग, कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग ज्यादा लाभदायक तथा सुरक्षित होता है। कैसे? जैसे कौटिल्य का ये कहना है सुरक्षित और लाभदायक कैसे होता है? जैसे सड़क बनवाने में खर्च करना पड़ता है हमें, है ना? पानी में कोई खर्च नहीं, सिर्फ एक नाव लो, पानी में डाल दो, निकल पड़ो, है ना? कागज की कश्ती, नाले का पानी, है ना? डालो, निकल पड़ो अपना बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना? अरे ये नाला है ना हमारे कचहरी पे, हाँ सुरक्षित ऐसे है कि जैसे कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी, सड़क से जाते हुए कहीं भी दो चार, है ना, डाकू मिल जाएंगे आपको, दो तीन थप्पड़ चांटा लगाएंगे, सामान लेके गायब। और इस तरह के डाकू उस समय नदियों में नहीं होते थे, है ना? उस समय वो मूवी नहीं बनी थी पायरेट ऑफ द कैरिबियन। खैर ये मजाक था। कौटिल्य इसी आधार पर उसे सेफ कहते हैं क्योंकि वहां पर इस तरह के क्रिमिनल्स नहीं होते नदियों में, तो इस वजह से वो बेनिफिशियल भी है और सेफ है। तो हमें रोड बनाना है, सड़कों को पानी में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, हम याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने मगध का एक्सपेंशन किया था तो हम लोगों ने देखा था कि मगध को एक बेनिफिट ये भी मिला था क्योंकि मगध जो था वो कई सारी नदियों के कन्फ्लुएंस पे स्थित था, तो व्यापार बहुत आसान हो जाता है ना? सामान को बहुत इजीली, आजकल सरकार वाटरवेज डेवलप कर रही है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी, है ना? हमने कई सारे वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर रखा है। नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, सागरमाला तो अलग है, एक वाटरवेज प्रोजेक्ट है हमारा नेशनल वाटरवेज, जिसमें गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया तक, नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया, वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र रिवर में सदिया से धुबरी, है ना? तो ये सब आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज्योग्राफी में पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहां पर ये सारी चीजें हाँ कई सारी चीजें डेवलप हो जा रही है ना? तो इस वजह से हमारा जो वाटरवेज है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, खासकर सामान को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो जाता है। यही कौटिल्य ने इसे बेनिफिशियल कहा, ठीक है? तो ये मौर्य काल की इकोनॉमी थी, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। एग्रीकल्चर में हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया, एनिमल हस्बेंड्री में कुछ नहीं किया, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। राज्य भी अपना ध्यान रखना है, राज्य भी अपना व्यापार करता है, अलग अलग जगह पर सामान सेल करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉडर्न सोसाइटी, मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अनुसार it is duty of the king to protect the varnashram system. According to Kautilya, it is duty of the king to protect varnashram system. कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। इसका मतलब है कि कौटिल्य ने वर्णाश्रम सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया है, फेवर किया है। वर्ण व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कौटिल्य ने राजा पर डाली। तो राजा की ड्यूटी डाली, कौटिल्य फेवर्ड वर्णाश्रम सिस्टम। अब वर्णाश्रम सिस्टम की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें वही 4 वर्ण या जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना?
सबके अपने अलग अलग वर्ग। ब्राह्मण के क्या वर्ग है आपको पता है, सबके अपने अपने क्या वर्ग है। एक दो चीजें जो नई यहाँ पर ऐड हुई है वो हुई है ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट। सही ना हुई थी, ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट यहीं पर दी गई। ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट भूमि अनुदान ब्राह्मणों को। ऐसी जो जमीन होगी वो कहलाएगी ब्रह्मदेव। लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट ब्रह्मदेव BRAHMDEYA। तो ध्यान रखना है हमें, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो ब्राह्मण होते थे वो एजुकेशन का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते है ना। तो पढ़ाने की वजह से, इस वजह से उन्हें राज्य की तरफ से दान दी जाती थी जमीन। इस जमीन से जो प्रोडक्शन होगा, अब ब्राह्मणों का काम खेती करना नहीं है, वो खेती किसी और से करवाएंगे, और जो उत्पादन होगा उस उत्पादन पर उनका हिस्सा होगा, और यह जमीन टैक्स फ्री होगी। यहां से राज्य को कोई लगान नहीं होता। मतलब पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण का जो अपना वर्क है वो वर्क कर रहे हैं, पढ़ाने का काम। यज्ञ सिस्टम तो अभी तक कम ही हो गया था, है ना। यज्ञ सिस्टम तो कम हो गया ना, योजना मौर्य काल में यज्ञ नहीं है, तो पढ़ाने का काम करते हैं। तो पढ़ाने के लिए उनको राज्य जमीन देता है, लैंड ग्रांट देता है। उस जमीन पर उस ब्राह्मण का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। वो किसी दूसरे की हेल्प से खेती कर पाते हैं, और जो उपज होती है उसको वो अपने लिए रखते हैं। यह प्रोडक्शन, उत्पादन टैक्स फ्री, लगान फ्री होता है। राज्य इस पर कोई लगान नहीं देता। हाँ जी, नहीं हुआ, उनका अधिकार नहीं है। वो उनके लाइफ टाइम के लिए दी जाती है कि आप, अगर आपने पढ़ाना छोड़ दिया, कोई दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो राज्य को जमीन दे देता है ना। तो ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से जमीन दी जाती है, राज्य की तरफ से जमीन। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं। माना गया है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसी शिक्षा की बदौलत कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो जो ब्राह्मण एजुकेशन दे रहा है वो कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा है, तो वो खाएगा क्या? उसको खाने के लिए राज्य की तरफ से लैंड ग्रांट की गई है, जमीन दान में दी गई। अब ब्राह्मण खुद से खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको राइट नहीं है खुद से खेती करने का, वो किसी से करवाएंगे। जो प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन को वो अपने पास रखेंगे, जिसमें राज्य को उन्हें रेंट पे नहीं करना। इस जमीन पर उनका कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होता है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। इस जमीन को वो सेल और परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम आगे एक और डिस्कस करेंगे, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, है ना। वहां पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से। वैदिक एज में हमने देखा था, वैदिक एज में ब्राह्मणों को कुछ भी दे दिया जाता था, 1,60,000 गाय दे दी, लेकिन उन्हें जमीन दान नहीं दिया, लैंड ग्रांट हमने नहीं किया, है ना। यहाँ पर हमने ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय है का अपना वर्क है, वैश्य अपना वर्क है, अपना वर्क है, सबके अपने अलग अलग वर्क है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हमें यहाँ पर दिखता है, वो चेंज कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य ने, आपको पता है कि ब्राह्मण पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय लड़ाई वाला जो काम है वो कर रहे हैं, वैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोशल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सेवा का काम कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन ये है कि शूद्र को एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का राइट दिया गया है। आर्थिक एक्टिविटीज जो होती थी, इकोनॉमिक जो कार्य होते थे, आर्थिक जो कार्य होते थे, उनका अधिकार वो करने का राइट दिया गया है शूद्र कम्युनिटी के लोगों, है ना। कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य ने शूद्र कम्युनिटी के लोगों को इकोनॉमिक राइट दिया है, आर्थिक अधिकार दिए, जो खेती कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं,
व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। पहले उनके पास क्या काम था? सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का काम। इसके अलावा एक दूसरी चीज, कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया है। आर्य शब्द का इस्तेमाल किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि शूद्र आर्यों को आप स्लेव नहीं बना सकते। मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाया है। मतलब हमें जो चेंज दिख रहा है यहां पर, हम उस चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज में क्या है? चेंज में है शूद्र कम्युनिटी को मिलने वाले एक्स्ट्रा राइट। एक्स्ट्रा राइट क्या है? आप खेती कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। पहले सिर्फ सेवा करने का था। आप खेती कर सकते हो, आप पशुपालन कर सकते हो, आप इंडस्ट्री लगा सकते हो और आप व्यापार कर सकते हो। इकोनॉमिक राइट दिए गए। दूसरी चीज, शूद्र के लिए दास, जो आर्य वर्ड यूज किया गया है, उन्होंने शूद्र को आर्य कहा और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि आप इन्हें दास नहीं बना सकते। You cannot convert आर्य शूद्रास into slaves। आर्य शूद्रों को आप दास नहीं बना सकते। अभी आगे हम करेंगे डिस्कस, हमें करना स्लेवरी में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड यूज किया गया है यहां पर, अहितक, है ना? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अहितक, AHITAKA, अहितक। टाइम है, खत्म है? अहितक, AHITAKA, अहितक। अहितक वर्ड जो है वो है शॉर्ट टर्म सर्वेंट, कम समय के लिए बनाए गए नौकर। शॉर्ट टर्म सर्वेंट, कम समय के लिए बनाए गए नौकर। देखो यहां पर बहुत इंपोर्टेंट चीज है। हाँ जी, हाँ जी, वो राज्य के अपने, मान लो कोई किसी क्रिमिनल को, जैसे आज भी हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, उसमें रिगरस पनिशमेंट देते हैं, तो रिगरस पनिशमेंट में उनसे कुछ काम करवाया जाता है ना? उस समय राज्य के जो प्रिजनर्स होंगे या कुछ राज्य किसी को पैसे देकर अपॉइंट करेगा, वो किसी को भी कर सकता है। वो राज्य का अपना काम है, वो किसी से भी वहां पर नहीं, दास नहीं होते थे। ये चीज ध्यान रखना है हमें यहाँ पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्लेवरी सिस्टम में करेंगे कि बाहर के जो लोग आए हैं उन्होंने कहा भारत में दास सिस्टम नहीं है। क्यों? अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि यूरोप में दासों को कृषि कार्य में, एग्रीकल्चरल वर्क में लगाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता। हमारे यहाँ जो दास होते थे वो घर का काम करते थे। इस वजह से जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा बंदा है ही नहीं या कुछ ऐसे लोग नहीं है जो खेतों में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भारत में स्लेवरी सिस्टम नहीं है ना? इसे हम आगे स्लेवरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने जो चेंज किया है वो है हमारा शूद्र कम्युनिटी को जो हमने एक्स्ट्रा राइट दिए हैं, इकोनॉमिक राइट, जिसमें वो ये सब कर सकते हैं, हम उनको दास नहीं बना सकते हैं। हमने उनके लिए शूद्र वर्ड की जगह पर आर्य वर्ड यूज किया है ना? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि शूद्र कम्युनिटी के इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार हुआ। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से उनके सोशल स्टेटस में भी सुधार हो जाएगा। ध्यान रखना है यहां से, शूद्र कम्युनिटी के लोगों के सोशल स्टेटस में सुधार होगा और वैश्य कम्युनिटी के लोगों के सोशल स्टेटस में डिक्लाइन हो जाएगा। वो हम आगे करेंगे। क्या इस चीज को हमें यहां कर रहे हैं कि शूद्र कम्युनिटी के लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उनकी सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस में भी सुधार होगा। समझ रहे ना? आपकी अगर आर्थिक स्थिति सुधार हो जाए, है ना, तो अपने आप आपका स्टाइल बदल जाएगा। आपकी इनकम 10,000 की जगह पे 10 लाख हो जाए, आगे ऐसा हो, ऊपर से नीचे से, टेबल के नीचे। भगवान करे आप जल्दी सेलेक्ट हो और एक हाथ ऊपर डालो और एक हाथ नीचे, टेबल के नीचे। इधर से भी दो, इधर से सरकारी पैसे, इधर से, है ना? भगवान करे वो शुभ घड़ी जल्दी आए। तो मैं कह रहा हूं करप्शन फैलाने के लिए
पहले सेलेक्ट होना है, फिर जलवा दिखाना है। जलवा दिखाने के तो आप सब बैठे हुए है कि नहीं? मौका मिलते ही जलवा दिखाओ। छक्का देखो, चौका नहीं मारे, 1-2 लाख में काम नहीं चलेगा, सीधा 10-20 करोड़। सही कह रहे, बिल्कुल। तो देखो, एक आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, मान लो सेलेक्ट हो जाओगे तो आप लोगे या नहीं लोगे, है ना? तो वो उनको भी पता है, आप कितना भी ईमानदार बन जाओ, ईमानदारी इतनी ड्राई ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है ना। ड्राई ऑनेस्टी दिखाने के चक्कर में आप खुद ही ड्राई बन जाओगे, है ना? तो वो पता है, सबको पता है अभी कि वहां ड्राई ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है, वो ऊपर नीचे से आप ले नहीं सकते, है ना? बात ये है कि पैसे की कितनी मात्रा में है ना, एक छोटे से अमाउंट में ले रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो फिर जेल की रोटियां तोड़नी पड़ती। जेल कहाँ होती है? जेल नहीं होती, कुछ समय के लिए विवाद में आ जाते हैं, वो भी अच्छा होता है। विवाद में आने से नाम न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं, नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे हम ऐसे, क्योंकि देखो वो जगह ही ऐसी है जहां पर पैसे अलग अलग सोर्स से आते हैं। मैनेज आपको करना है, मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो नाम आ जाएगा, फेमस हो जाएगा, ठीक है? तो वो देखेंगे कल पहले गलती से कहीं आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाए, गलती से आप कहीं इंटरव्यू में दिख जाओ बैठे हुए, बहुत बड़ी गलती से लिस्ट में नाम आ जाए, हाँ बहुत बड़ी गलती से लिस्ट में नाम आ जाए, तो फिर ऐसा बलंदर हो जाए,